Hello everyone, this is Kavita, your science mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Maths Point. अभी तक हम लोग जो है यहाँ पर अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है हम लोगों ने, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, जिसमें केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में बात कर ली थी। एंड टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा जो है यहाँ पर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने कर लिया, पहली दो इक्वेशंस कर ली हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगला टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या रिएक्शन होगी, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी एक एलिमेंट क्या कर रहा है, दूसरे कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह पर जाकर के खुद जुड़ रहा है। जैसे यहां पर आपको दिखाया गया है ए प्लस बी, ए प्लस बी एल, बी एल एक कंपाउंड है और एक कोई आपका एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, ए जो है यहां पर क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा मतलब उसकी जगह पर आकर के वो खुद जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा ये, ए एल प्लस बी। ऐसी अगर कोई रिएक्शन आपको कहीं पर दिखाई देती है तो ये रिएक्शन किसके अंदर आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आएगी। जिसमें से ए कौन है, ए है डिस्प्लेसिंग एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। बी कौन है, बी क्या कर रहा है इस रिएक्शन में, इस कंपाउंड में से बी छोड़ करके जा रहा है, बी अलग हो गया तो वो क्या हो गया आपका लिविंग एलिमेंट। एंड एल क्या रहा, एल इस कंपाउंड के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट था वो क्या रह गया, एल। यानी इस रिएक्शन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या रहेगा, एक मोर रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल लेस रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल को क्या करेगा, उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। बिफोर गोइंग फर्दर अबाउट दिस रिएक्शन, हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज क्लास 8th में मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर के अंदर भी आती है। इसको आगे स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक बार रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शन इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स रिप्लेसेस अनदर एटम इन अ कंपाउंड। दूसरे कंपाउंड में से क्या करना है आपको, एक एटम को डिस्प्लेस करना है, वो रिएक्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देख लेते हैं। अच्छा, की पॉइंट देख लो पहले इसमें। ये जनरली क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये सॉल्यूशंस की फॉर्म में होगी। जो इसमें रिएक्टेंट होंगे ना, वो जनरली जो है वो किस फॉर्म में होंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे। इसके अंदर आपका मेटल एंड नॉन मेटल दोनों आ सकते हैं, हमारे पास है एग्जांपल, हम लोग अब करेंगे अभी आगे, जिसको इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी क्या बोला था मैंने, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा। मोर रिएक्टिव मेटल, जब एक बार एक स्टेटमेंट में आ ही गया है कि ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को करेगा, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव को करेगा, तो चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ज्यादा रिएक्टिव जो है वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। कर लेते हैं बात रिएक्टिविटी सीरीज की। अगर यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा जाए कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, वैसे मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को के लिए को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या रहेगा, अरेंज करना है मेटल्स को, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में जब हम मेटल्स को अरेंज करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मोस्ट रिएक्टिव हो गया पोटेशियम, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया, प्लेटिनम। इसके अंदर देखो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम बेरियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकल टिन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। कुछ एलिमेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ। इसके अंदर भी ये वाले तीन, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, नोबल एलिमेंट्स भी इनको बोला जाएगा। सबसे ज्यादा हो जाएगा पोटेशियम एंड सोडियम। ये रिएक्टिविटी सीरीज पूरी आपको याद करनी है, बिना रिएक्टिविटी सीरीज याद किए आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी तो हम लोग, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हम लोग वी आर एबल टू सॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन एग्जाम रूम में क्या होगा, कुछ रिएक्शंस ऐसी आ जाती हैं जो इसके बिना सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसको आपको याद करना है। अब इंपॉर्टेंट नोट के अंदर क्या है, यहाँ देखिए, हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं,
हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो क्या करेंगे, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और जितने भी नीचे हैं, जितने भी हाइड्रोजन से नीचे हैं, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, याद करनी है आप लोगों को ये। चलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। आ जाइए बुक की तरफ वापस। एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी दे रखी है 1.9। 1.9 एक्टिविटी क्या कहती है, 3 आयरन नेल लेने के लिए आपको बोला गया है और आपसे कहा है कि आपने उनको सैंड पेपर से साफ करना है। सैंड पेपर से रब करके उसको साफ करिए। साफ करने क्यों, कोई ऑक्साइड की लेयर अगर उसके ऊपर है, कोई रस्ट है तो वो रिमूव हो जाएगी, उसके लिए। उसके बाद आपसे कहा है कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब ए एंड बी हमने ले ली और उसके अंदर क्या डाल दिया है, कॉपर सल्फेट। दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेना है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या रहेगा, कॉपर सल्फेट का कलर रहेगा ब्लू। ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, जैसा कि आपको यहाँ शो हो रहा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब 2 आयरन नेल्स ले लेनी है। 2 आयरन नेल को आपने एक थ्रेड के साथ टाई करके सॉल्यूशन जिसमें बी है ना उसमें रख दो। यानी इस वाली बी के अंदर क्या किया, आयरन नेल आपने थ्रेड से टाई करके, 2 आयरन नेल्स को टाई करके आपने इसके अंदर रख दिया। डायग्राम में आपको शो हो रहा है ये। आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, आयरन नेल को डिप कर दिया। अब उसके बाद क्या करें, अब इस ये वाला जो बन गया ना आपका जो अपरेटस बन गया, ये इसको आपने 20 मिनट तक कैसे होल्ड कर देना है, छोड़ के रख दीजिए इसको। 20 मिनट के बाद क्या करेंगे, आयरन नेल को निकाल लेना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से क्या किया, आयरन नेल को निकाल लिया। आयरन नेल को निकाल के क्या करेंगे, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। अब आप एक बात देखिए, यहाँ आपसे स्टार्टिंग में कहा गया था कि आप लोगों को 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है ए एंड बी और दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है। लेकिन आयरन नेल आपने 3 ली थी, 2 आयरन नेल आपने टेस्ट ट्यूब बी में रख दी। तो फिर टेस्ट ट्यूब ए का क्या काम था, टेस्ट ट्यूब ए का काम ये था कि जब यहाँ आपने टेस्ट ट्यूब बी को 20 मिनट्स के लिए होल्ड करके रख दिया, तो आफ्टर 20 मिनट्स आपको कंपेयर करना है किसको, कॉपर सल्फेट के कलर को किससे, जो कॉपर सल्फेट ए टेस्ट ट्यूब के अंदर था उससे कंपेयर करना है। 3 आयरन नेल्स ली थी, 2 आयरन नेल आपने इसके अंदर डाल दी थी टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, 1 आयरन नेल को आप बाहर रखेंगे। क्यों, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट आपको उसको भी कंपेयर करना होगा विद द 2 आयरन नेल्स। क्लियर हो गई ये चीज। आगे क्या कह रहे हैं, ये इंटेंसिटी तो आपको बोल ही दिया। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल। समझ में आ गई होगी ये चीज, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अब यहां देखिए, पिछली एक्टिविटी सीरीज में आए एक बार। यहां पर क्या कहा गया, आयरन कहाँ है, यहाँ वेयर इज आयरन, दिस इज आयरन एंड दिस इज कॉपर। ऊपर की साइड में कौन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, यहां से इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, अब जो कंपेयर किया था उसको देख लेते हैं। कंपैरिजन के अंदर क्या हुआ था, ये टेस्ट ट्यूब थी, जो टेस्ट ट्यूब ये है टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर क्या है, ब्लू कलर रहेगा। जबकि टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो है इसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। फेड क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हो गई है, FeSO4 की फॉर्मेशन हो गई है, फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई है, लाइट ग्रीन कलर होता है इसका। आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। अब आ जाओ आयरन नेल पे। आयरन नेल पहले कैसी थी, आयरन नेल पहले ऐसी थी और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखने के बाद आयरन नेल क्या हो गई है, ब्राउन कलर की हो गई है। आयरन नेल जो थी, आयरन नेल ब्राउन कलर की हो गई। क्यों हो गई ब्राउन, आयरन नेल हो गई ब्राउन कलर की। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में, जो पीछे भी रिएक्शन की थी ना, इस रिएक्शन में जो ये कॉपर निकलेगा ये आयरन नेल के ऊपर स्टिक हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, सिंपल इक्वेशन है, क्लियर हो जाएगी। एक रिएक्शन और ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और क्या चीज हो सकती है वो देख लेते हैं। मैंने कहा है जिंक ले लेते हैं। जिंक को डाल दिया किसके अंदर, कॉपर सल्फेट में डाल दीजिए। या कॉपर सल्फेट में क्यों डालें, क्योंकि पिछली रिएक्शन में भी कॉपर सल्फेट था। जिंक को डाल दिया है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, H2SO4 में डाल दो। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन।
क्योंकि हाइड्रोजन तो बहुत नीचे था, हाइड्रोजन से नीचे तो कॉपर सिल्वर प्लेटिनम और कॉपर गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम ही आते हैं, बाकी के ऊपर है। तो ये जिंक क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन निकल गई। समझ में आई? एक रिएक्शन और लेके देख लेते हैं, ये है लेड। लेड को मैंने डाला है कॉपर क्लोराइड के अंदर। लेड को किसमें डाल दिया, कॉपर क्लोराइड। ये भी एक्विस है, ये भी एक्विस था, और ये किसमें है, सॉलिड में। दिस इज ऑल्सो सॉलिड। अब क्या रहेगा, लेड इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लेड रिएक्टिव है ज्यादा कॉपर से, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ लेड क्लोराइड की, एंड कॉपर निकल जाएगा इस तरह से, होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ जो PbCl2 बनेगा, दिस इज ऑल्सो एक्विस, और ये हो जाएगा सॉलिड। समझ में आ गई बात? अब ये वाली जो रिएक्शंस हम लोगों ने करी हैं, ये कौन सी है कि एक मोर रिएक्टिव मेटल ने क्या किया, एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। हेयर आई एम हैविंग एन एग्जांपल फॉर, उसके लिए भी है हमारे पास। एक नॉन मेटल का भी देख लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ी सी यहाँ, नहीं तो पेज ऐड करना पड़ जाएगा। ये कलर क्या हुआ था यहाँ पर, फेड, और लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का ये हो गया था, ठीक है। एक नॉन मेटल का भी एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास, कि अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, NaI, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड और इसने रिएक्ट कराया मैंने क्लोरीन के साथ। अब देखो क्या बनेगा यहां पर, ये दिस क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, ज्यादा रिएक्टिव आयोडीन से, तो यहां बनेगा NaCl और क्या निकल जाएगी, आयोडीन निकल जाएगी, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लो, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन भी मैं किससे करा रही हूँ, क्लोरीन से कराएंगे। तो यहाँ पर अगेन क्लोरीन विल डिस्प्लेस दिस ब्रोमीन, यहाँ बन जाएगा NaCl प्लस Br2। इक्वेशन को बैलेंस करना ना भूले, इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, ये हो गई इक्वेशन बैलेंस, हो गई बैलेंस। यहाँ भी लगा दीजिए 2 और ये लग गया 2। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? इजी इक्वेशन है, बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है आपका ये। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पर कंप्लीट हो गई हमारी। आगे कौन सी रिएक्शन रहेगी, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब, इसमें आपको क्या करना है कि दोनों के दोनों कंपाउंड होंगे और दो कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। एक्सचेंज, दो कंपाउंड के बीच में जहां पर भी एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा हो, तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। टेक एन एग्जांपल, ये मैंने कहा A B C and D, ये दोनों कंपाउंड है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब क्या कहा है, A से C को हटा दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, AD बनेगा। देखो क्या कहा गया है यहां पर, एक्सचेंज करना है, एटम्स के आयन को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। अगर AC को हटा रहा है, AC की जगह लग रहा है, तो C कहां लगेगा, A की जगह लगेगा, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना कि BC बना दिया, क्या बनेगा, CB ही बनेगा। आप लोगों को ये लगेगा BC और CB में कोई अंतर नहीं है, बहुत अंतर है भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप लोगों ने 9th क्लास में लिखा था, तो पहले किसको लिखते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट को पहले लिखते हैं, नेगेटिव एलिमेंट को बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये वाले फॉर्मूलाज के अंदर भी A क्या है पॉजिटिव, B क्या है नेगेटिव, C क्या है पॉजिटिव एंड D क्या है नेगेटिव। तो एक्सचेंज करिए आयंस का, एक्सचेंज करेंगे तो CB हो जाएगा एंड AD हो जाएगा। अगर इसको BC और उसको DA कर दिया तो आपने कहानी पलट दी, गलत हो जाएगा ये। यहाँ तक के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप आगे की रिएक्शंस करेंगे, तो मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया है, तब दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या है इसमें, यूजुअली अकर इन एक्विस सॉल्यूशंस। ये वाली रिएक्शंस ज्यादातर क्या होंगी आपकी, एक्विस सॉल्यूशंस के अंदर होंगी। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस भी बनेगा, और उस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रेसिपिटेट नाम देते हैं। क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल सॉरी, यहाँ डबल डिकम्पोजिशन नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ। इसको डबल डिकम्पोजिशन नहीं कर क्या करें, डबल डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट कर लीजिएगा इसको,
हो जाती है छोटी मोटी गलती कई बार, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कर लेना आप लोग, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, ग्रुप ऑफ एटम के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, दैट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। हाँ जी, एक्टिविटी पे आइए अगेन। एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी 1.10 है। इसमें क्या किया है हमने, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। सोडियम सल्फेट का भी क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है। अभी पीछे बोला था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस फॉर्म में होगी, सॉल्यूशन की फॉर्म में होगी। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला रहेगा Na2SO4। किसमें लेने के लिए कहा गया है, एक सेकेंड, इसको इसका लिया है आपने सॉल्यूशन, Na2SO4 का सॉल्यूशन। इसका मतलब ये क्या है, एक्वस फॉर्म में लिया है, ठीक है। ये देखो, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2। ये भी क्या है, एक्वस है। दोनों को क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या करना है कि क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे, थोड़ी देर रखेंगे इसको, मिक्स करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में ये दिखाई देगा, यू कैन सी हियर, यहाँ आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आपको बॉटम के अंदर क्या होगा, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस देखने के लिए मिलेगा। वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस क्या होगा, वो अभी देखते हैं। इसमें रिएक्शन करवा लें पहले। अब आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें रिएक्शंस करनी नहीं आती, कि रिएक्शंस कैसे होंगी। बहुत सिंपल सी चीज है, Na2SO4 एंड BaCl2 आपने लिखा है। इसमें क्या करिए, जो आमने सामने है, ये देखिए, ये आमने सामने है, Ba एंड SO4, ये दोनों मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए, Ba की वैलेंसी कितनी है, 2, जो Cl के पैरों में गई, और इधर से सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, 2, जो Na के पैरों में गई। तो दोनों की वैलेंसी कट जाएगी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, BaSO4। पीछे क्या बचा आपके पास, इधर Na2 बचा और इधर Cl2 बचा। आप जानते हैं दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, तो क्या बन जाएगा, NaCl। इक्वेशन को बैलेंस कर ले, ये होगी इक्वेशन बैलेंस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और दोनों ही जो आप एटम नहीं, दोनों जो कंपाउंड है एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें से एक जो बनेगा इनसोल्यूबल, दिस वन, BaSO4, इसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और डाउनवर्ड एरो से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, PPT से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी बॉटम में जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा वो किसका बनेगा, BaSO4 का बनेगा। और ये NaCl ये बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। क्या ये चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज यहां पर ये करनी है कि इस BaSO4 का कलर क्या रहेगा, इस BaSO4 का कलर रहेगा व्हाइट कलर का होगा। ये जब भी कोई प्रेसिपिटेट रिएक्शन करेंगे तो उस प्रेसिपिटेट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का कलर जरूर याद करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन थी हमारी एनसीईआरटी बुक की। एक रिएक्शन और ले लेते हैं हम। ये देखिए, यहाँ से फॉर्मूला बनाना भी आप लोगों को आराम से आ जाएगा। दिस इज AgNO3। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट अगेन सॉल्यूशन लेना है, और इसमें क्या डालना है, NaCl डालना है। NaCl की अगर बात करें, NaCl भी क्या रहेगा, एक्वस रहेगा। अब आप देख लो, दोनों ही कैसे एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक क्या बनेगा इसमें, एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो सॉलिड बनेगा। अब आप देखो, आमने सामने कौन है, ये रहा, इधर NO3 और इधर कौन है, Na। दोनों को मिला के लिख दें, Na की वैलेंसी 1, NO3 की भी 1, क्या बनेगा, NaNO3, पीछे क्या बचा, AgCl, तो ये बन जाएगा AgCl। अब यहां पर आइडेंटिफाई करिए हु इज प्रेसिपिटेट, क्या NaNO3 प्रेसिपिटेट है या AgCl प्रेसिपिटेट है। ये थोड़ा सा सोचने का है कि इसमें से दोनों में से प्रेसिपिटेट कौन है। ध्यान रखना एक चीज, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, जैसे यहां पर कौन था, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। इसमें सोडियम आ गया, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, तो प्रेसिपिटेट कौन हुआ, AgCl। ये क्या है, PPT है, डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये NaNO3 ये क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। अब दूसरी चीज, कलर की बात करेंगे। इस AgCl का कलर क्या रहेगा, पीछे जाइए थोड़ा, मेमोरी को बैक करिए। उसमें हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया था। उसमें आपको ये वाला ये किया था कि व्हाइट कलर ऑफ AgCl, व्हाइट कलर का जो AgCl था, दैट विल कन्वर्टेड इनटू ग्रे कलर सिल्वर, ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो गया था। यानी AgCl का कलर क्या रहेगा, व्हाइट कलर रहेगा। आसान है याद करने का तरीका, बहुत सिंपल चीजें याद हो जाएगी।
समझ में आ गई ये? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब अगर टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली कौन सी है? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अभी सारी बात हम लोगों ने कर ली है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन यानी एक ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट कैसा बनेगा? इनसोल्यूबल बनेगा, उसको क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट रिएक्शन करेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहेंगे। यही लिखा है क्या यहाँ? दोज रिएक्शन इन विच टू क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, यानी पहली शर्त तो क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन होने चाहिए दोनों। जब वो मिक्स होंगे, मिक्स करने के बाद यहां पर फॉर्मेशन किसकी होगी? इनसोल्यूबल प्रोडक्ट की होगी, जिसको क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी लिखते हैं, ठीक है? पीपीटी भी लिखते हैं, इसको डाउनवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पीपीटी रिएक्शन मैंने बता दी। अब दूसरा टाइप कौन सा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एक एसिड एंड बेस के बीच में होने वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो वो भी किसका पार्ट होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट होगा। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल जो डबल डिस्प्लेसमेंट सॉरी इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का है वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में क्या है? NaOH। जब ये दोनों मिलेंगे, फॉर्मेशन देखिए आमने सामने कौन है? एक ही तरीका है हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने का, NaCl एंड वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक्वेस 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 लिक्विड हो जाएगा। क्लियर हुआ? एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन किसकी होती है? सॉल्ट एंड वाटर की। और ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आप यहां देख लो, यहां भी क्या हो रहा है? जस्ट सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ आयन जहां पर भी होगा वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब वो भी एसिड एंड बेस के बीच में हो रही है तो कैसी हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। H2SO4, H2SO4 इसमें डाल दीजिए KOH। डाल दिया KOH। एक बात बताइए, H2SO4 एंड HCl में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। फिर भी किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को ही काम में लिया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज किंग ऑफ एसिड H2SO4, जबकि HCl आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है H2SO4 से। अब यहां देखिए, अब आप कई बार बच्चों को, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट एसिड है, बेस है, क्या बनाना है? सॉल्ट एंड वाटर बनाना है। वाटर कहाँ से बनेगा? इस H2 से और इस OH से तो पानी बन जाएगा। पीछे क्या बचा? या आप ये यही करो, आमने सामने कौन है? SO4 एंड K है। क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? यहां से आपको पता लग रहा है K की वैलेंसी 1 है, यहां से आपको पता लग रहा है कि SO4 की वैलेंसी 2 है, तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट K2SO4 प्लस H2O बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। आई थिंक ये रिएक्शन हो गई यहाँ पर, ये लो, ये हो गई बैलेंस। एसिड एंड बेस ने मिलकर के बना दिया सॉल्ट प्लस वाटर, फॉर्मेशन हो गई, और ये फॉर्मेशन होगी सॉल्ट एंड वाटर की, और रिएक्शन कौन सी हो गई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गई है? चलें आगे की तरफ। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। आगे है, हाँ जी, रिकॉल एक्टिविटी 1.2 है। किसी को ध्यान की 1.2 एक्टिविटी क्या की थी? एक्टिविटी 1.2 में हम लोगों ने किया था कि सॉल्यूशन मिक्स किए थे लेड नाइट्रेट के। देखो यहाँ ये जो दे रखा है ना, लेड के साथ 2 वैलेंसी दी हुई है लेड की। ये लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, क्या डाला है इसमें? पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड। अब क्या प्रोडक्ट बनेंगे? What was the color of the precipitate formed? अच्छा सीधा सीधा यहाँ तो कह ही दिया कि प्रेसिपिटेट बनेगा, तो ये टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गया। और कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड? कलर भी बताना है और कंपाउंड का नाम भी बताना है। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे। आमने सामने कौन है? आमने सामने है K एंड NO3। K की वैलेंसी 1, NO3 की भी 1, बनेगा कौन? KNO3। पीछे क्या बचा? PB एंड I। PB की वैलेंसी 2 वहां भी दे रखी है, ये बन गया PbI2। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से प्रेसिपिटेट कौन है। ये कैसा था? यहाँ पर एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, ये एक्वेस, दिस इज ऑल्सो एक्वेस। अब PPT आइडेंटिफाई करना है
KNO3 में से K ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये PPT नहीं है। PPT कौन है? ये PbI2। तो यहां क्या कहा था? कैन यू नेम द कंपाउंड? ऐसे मत लिख देना PbI2 इज वो हो गया आपका कंपाउंड। लेड आयोडाइड लिखेंगे पहले, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखेंगे। जहां पर आपसे बोला जाए नेम क्या है, तो वहां पर पूरा नाम देना है। जैसे ये बोला मैंने लेड आयोडाइड, क्लियर हो गया? KNO3 ये बन जाएगा एक्वेस, और ये हो गया PbI2 जिसका कलर क्या रहेगा? ये येलो कलर का PPT फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गई ये एक्टिविटीज को पूरा रिकॉल करना है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। हाँ जी, बैलेंस कर लेते हैं इसको। ये यहां मैंने लगा दिया 2, और अगर यहां भी 2 लगा दूं तो शायद ये बैलेंस हो गई। पी भी इधर 1, उधर भी 1, एन इधर 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। ओ यहां पर हो गए 6, उधर भी हो गए 6, 2Ki उधर भी 2K, आई नीड 2K और I2 2, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बिल्कुल, अभी पढ़ा है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, लास्ट रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले भी सुना है नाम ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कहाँ सुना है? लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर में आया था। ऑक्सीडेशन क्या रहेगा? इस टर्म को तोड़ लीजिए। ऑक्सीडेशन का मतलब है, ऑक्सी का मतलब हो गया क्या? ऑक्सीजन। डेशन का मतलब है एडिशन। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन। देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक ही लाइन को अगर आप याद करते हैं तो सारा क्लियर हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना, क्योंकि इनको अगर रट्टा मारने बैठेंगे तो 100% गलती करेंगे। ऑक्सीजन प्लस एडिशन, ऑक्सीजन का अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन अगर रिमूव होगी तो क्या हो जाएगा? तब भी ऑक्सीडेशन होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दी, देन दैट विल आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हो जाएगी। उसके बाद क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तब भी किसके अंदर आएगा? ऑक्सीडेशन के अंदर आएगा। लेंगे इसका एग्जांपल, लास्ट में आएगा, इसके एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। और क्या है? एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अगर ऐड कर रहे हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आएगा। कैसे, वो देखिए जरा। अब आप देखो कि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है? -2 होता है, वो ऐड हो रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव को भी क्या करना है? आपको ऐड करना है। याद करने का तरीका बता रही हूँ ये, ठीक है? कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, जैसे मान लो कि उसमें तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो आया ही नहीं, तब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? बड़ी रिएक्शन की बात कर रही हूँ। ये एक स्टेप थोड़ा सा आगे लेकर के ही चल रहे हैं हम लोग इसको। वैसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इतना इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो पूरा सॉल्व कर लोगे इसको। बात समझ में आ गई? दूसरा है, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? इजी है। आगे चलते हैं। रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन की है इसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन हो जाएगा। यही एक बार उसको देख लेते हैं थोड़ा, फिर आगे जो आगे वाली जो स्लाइड है उसके साथ उसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है? रिडक्शन के अंदर क्या हो जाएगा? रिडक्शन के अंदर क्या होगा? जैसे यहां कहा गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, उसमें क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और किसका रिमूव कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर किसका हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी, वो रिडक्शन होगी। यहां पर ऐड किया था तो ऑक्सीडेशन था, और किसको ऐड कर रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव को, तो यहां पर क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन भी नेगेटिव है। अब क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अपोजिट कर दो इसका। क्या करना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां पर और किसको रिमूव किया जा रहा है? वहां पर रिमूव करेंगे तो यहाँ ऐड करेंगे। ऐड ऑफ, एडिशन ऑफ, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था। यहाँ पर क्या करेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा कौन? रिडक्शन। तो कहा था एक ही चीज याद करनी, ऑक्सीजन को याद कर लो, बाकी अपोजिट करना है उसका। बस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन का सेम है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एंड, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव का। देखिए अगली स्लाइड में रिडक्शन में यही चीजें बोली हैं क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यही बताया था अभी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो रिडक्शन।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या किया है, रिमूव किया है, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव को क्या किया है, ऐड किया है। क्या ये इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? आगे चलते हैं। आगे आपको आ जाइए, एक्टिविटी दे रखी है 1.11, बुक की तरफ आइए वापस से। इसमें कहा है हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। कॉपर का पाउडर लिया है एक चाइना डिश के अंदर, एक बाउल के अंदर ले लीजिए, ये ले लिया चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर। अब आपने इसको क्या किया है, गरम करिए, गरम करने के लिए बोल रहे हैं, अबाउट, हाँ हीट करने के लिए, हाँ वही गर्म करने के लिए बोला है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखेंगे आप इसको गर्म कर रहे हैं, क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, क्या हो रहा है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, इसमें बाद में आते हैं। कॉपर जो है जब आप इसको गर्म कर रहे हैं, रिएक्शन किसके साथ करानी है, ऑक्सीजन के साथ इसको आप रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा, CuO की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप Cu की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड बन गया आपका यहाँ। ठीक है, इसका कलर क्या रहेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनेगा। आप लोगों ने अपने घरों में बर्तन देखे होंगे, जो बर्तन, जिसके कुछ बर्तन ऐसे होते हैं ना जिनका जो बॉटम होता है, आउटर सरफेस जो है वो कॉपर का बना होता है। जब आप उसको गैस पे रखते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा जो है काला हो जाता है नीचे से। वो काला क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर फॉर्मेशन किसकी हो गई, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। अब क्या करें, अगर इस कॉपर ऑक्साइड से मैं क्या करूं, अब यहाँ देखो इस कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो क्या हो गया, इसका कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर ऑक्साइड के अंदर। अब इस कॉपर ऑक्साइड से क्या करूं मैं, इसमें से हाइड्रोजन पास कर दी, इस कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन पास कर दो। अब क्या हो जाएगा, जब इसमें से हाइड्रोजन पास करेंगे तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी कॉपर प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, चमचमाता हुआ कॉपर आपको अपना वापस मिल जाएगा। यानी इक्वेशन देख लो, पहले बैलेंस है, अब यहाँ देखो, अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हो गई। इसमें भी देखो, पहले जरा वापस पहले इस वाली रिएक्शन पे आओ, यहां से कॉपर चेंज हो गई कॉपर ऑक्साइड के अंदर, यानी इसका तो हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन मिल गई कॉपर को, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन किसने दी, ऑक्सीजन एटम किसने दिया, ऑक्सीजन गैस ने दिया। समझ में आ गई। यहां देखिए, यहां ये कॉपर ऑक्साइड चेंज हो रहा है किसके अंदर, कॉपर में, एंड हाइड्रोजन चेंज हो रही है किसके अंदर, वाटर के अंदर। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, हाइड्रोजन कन्वर्ट होगी वाटर में, यानी यहां ऑक्सीजन ऐड हो गई है, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। सिंपल रिएक्शन है, क्लियर हो गई ये। चलते हैं आगे की तरफ, आगे क्या कह रहे हैं ये, अब आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको करने से पहले एक रिएक्शन छोटी सी और करते हैं, है ना। MnO2, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी बताने। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसमें ले लिया HCl, दोनों ही क्या है, एक्विस हैं, गरम करेंगे इनको, जब गरम करेंगे तब फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 बन जाएगा। ये हो गया एक्विस, ये हो गया लिक्विड, और ये हो गया गैस। इक्वेशन को कर लेते हैं बैलेंस करेंगे 4 2 एंड 2। आगे रिएक्शन आपके सामने, इसको गर्म कर दिया। अब यहां देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ये जो MnO2 है ये कन्वर्ट हो गया MnCl2 के अंदर, यानी यहां से क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेगा, रिडक्शन रहेगा। अब यहां देखो कि HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या ये HCl H2O में कन्वर्ट हो रहा है, या ये HCl क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर आप कहेंगे कि ये H2O में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप देखो कि यहाँ पर तो H एक है, लेकिन यहाँ H कितने हो गए, दो। आप कह सकते हैं कि यहाँ H जुड़ गया, लेकिन O भी तो आ गई साथ में, क्या O भी जुड़ गया, दोनों एक साथ जुड़ गए। दोनों एक साथ जुड़ गए तो आप किस में कंसीडर करोगे इसको, है ना। अब HCl को अगर मैं कहूँ कि Cl2 में मैंने कन्वर्ट कर दिया,
HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर दिया, यानी वहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन मेरी अलग हो गई, और हाइड्रोजन का रिमूवल जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये HCl कन्वर्ट होगा किसमें, Cl2 में, और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ इस पे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। एजेंट कौन होता है, जो सप्लायर होता है उसी को तो बोलते हैं एजेंट, बीच का जो काम करता है इधर से उधर पास आउट करने का चीजों को, वही तो होगा एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अ सब्सटेंस दैट कॉजेज ऑक्सीडेशन, ये क्या करेगा, जो ऑक्सीडेशन के लिए क्या हुआ था, या तो ऑक्सीजन ऐड हुई थी या हाइड्रोजन क्या हुई थी, रिमूव हुई थी, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है वो तो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो काम करेगा किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। अपोजिट कर देना है दोनों को। वहां पर अगर आपसे एमसीक्यूज के अंदर अगर ये आ जाता है, कोई क्वेश्चन दे दी जाती है और आपको ये कहा जाता है कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर भी यहाँ पर एक बार और देख लें, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो रिडक्शन करेगा, क्या करेगा, या तो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा या हाइड्रोजन को ऐड करेगा, और इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, HCl का, सो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। एंड रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 का, ये हो जाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल है ना, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अब इसमें लास्ट चीज बची है एक हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन। उससे पहले ये कह रहे हैं रिकॉल एक्टिविटी 1.1, किसी को है एक्टिविटी 1.1 ध्यान में, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, Mg प्लस O2 किसकी फॉर्मेशन हुई थी, MgO। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस, Mg कन्वर्ट हो गया MgO में, ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन, ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब आ गई रिडॉक्स रिएक्शन। एक कैसी रिडॉक्स, नाम से पता चल रहा है, RED का मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली पार्ट लेते हैं, यानी दोनों चीजें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन एक साथ होता है, उस रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और सारी रिएक्शंस कैसी रहती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन रहेंगी, क्योंकि अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा ही होगा, एक्सेप्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाए तो वहां पर थोड़ा सा सोच के करना उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर नहीं आएगी। 10th लेवल तक की बात कर रही हूँ, आगे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कि कल को कोई क्वेश्चन मार्क लगा दे कि आपने ये क्यों बता दिया। 10th लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर कैसे होगा, एक सब्सटेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो दूसरा उसको क्या करेगा, गेन करेगा, दूसरे ने उसको क्या कर लिया, गेन कर लिया। और ऐसी रिएक्शन को क्या कहा, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ ये एग्जांपल लिया हुआ है आयरन प्लस सल्फर। अब यहाँ देखो, ना तो इसके अंदर ऑक्सीजन है और ना ही इसके अंदर आपको हाइड्रोजन दी हुई है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, Fe प्लस, आपने जब सल्फर को गर्म किया, जब इन दोनों को गर्म करते हैं, आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन होगी। और आयरन सल्फाइड में आप देखो, आयरन के ऊपर कैसा चार्ज है, +2, सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज है, -2। प्लस चार्ज किस पे आता है, प्लस चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, लूज कर दिया। और माइनस चार्ज कब आएगा, माइनस चार्ज कब आएगा, जब वो क्या करेगा, ओहो लॉस और गेन लिख दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए था यहाँ, कोई नहीं, इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लो। यानी अगर ओहो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव चार्ज आया, कब आया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, 9th क्लास में किया था। और माइनस चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। ये था लॉस किया तो पॉजिटिव, और नेगेटिव कब आएगा, जब, हाँ बिल्कुल, जब गेन किया इलेक्ट्रॉन को। क्लियर हुआ। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया था पीछे, अभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया था ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ को क्या दिया था, रिडक्शन।
तो यहां पर आयरन का क्या हो रहा है, आयरन का हो रहा है, क्योंकि आयरन की वैलेंसी कितनी होगी, प्लस की होगी ना, आयरन पे चार्ज कैसा हो गया, प्लस का। तो आयरन का तो हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। और सल्फर का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। सेम इसी के अंदर हो जाएगा। एमजीओ वहां मैंने एक्सप्लेन वैसे तो कर ही दिया था, वो मैंने ऑक्सीजन के बिहाफ पे किया था। अगर आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव से करेंगे तब भी हो जाएगा। मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है तो मैग्नीशियम का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं जो कैटायन है उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो एनायन है उनका क्या होता है, रिडक्शन। मेटल्स का ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल का रिडक्शन। ठीक है, अभी एक लास्ट टॉपिक हमारा यहां पर बचा है, कोरिजन एंड रेंजिडिटी। आफ्टरवर्ड्स एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे, टेक्स्ट बुक के जो अंदर की तरफ क्वेश्चन दिए और बैक एक्सरसाइज आ जाएगी, जिसको करेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक्टिविटी रिकॉल करने के लिए कही गई है, एक्टिविटी 1.1, एक कोरिजन, रेंजिडिटी एंड आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत करेंगे। इसमें आप लोगों को इसमें बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है। आप लोग खुद भी उनको ट्राई करिएगा ताकि हमें यहाँ पर कम से कम टाइम लगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स टू ऑल।